Hello everyone, welcome to Pratibha's Maths. I am Shravani Swami and yes, आ गए हो टेंथ में आने के बाद बहुत सारी घबराहटें हो रही होगी ना। अब कैसे पढ़ाई होगी, पूरे साल भर का पढ़ना है, कैसे याद रहेगा, टेंथ में किस तरह से पढ़े जिससे हमारे मार्क्स 95 प्लस हो सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब, और अगर आप टेंथ में आने के बाद बोर्ड्स को लेकर बहुत कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मैंने पिछले साल टेंथ दिया था और उसमें मुझे 92.40% मिले थे। तो मैं अपना पूरा ईयर प्लान आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। ऐसी नई वीडियोस आप लोगों को चाहिए होगी और टेंथ के साइंस के बारे में मोस्टली वीडियोस चाहिए होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में बता देना आपको किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक्स पर चाहिए, मैं वो अवेलेबल आपको करके दे दूँगी। तो ये फर्स्ट सवाल तो आपको आता ही होगा कि हाउ टू स्टार्ट स्टडीइंग, हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट्स मैनेज तो होने ही हो रहे होंगे आप लोगों से। अभी पहली बार बोर्ड दे रहे हो, डर लग रहा है। आई नो, मैंने भी दिए थे। हाउ टू स्कोर 95 प्लस, ये तो सब लोगों का ड्रीम होता है ना, मेरा भी था। एंड व्हाट शुड बी माय ईयर प्लान, और ये मैं पूरे साल में किस तरह से करने वाला हूँ। तो मेरे पास एक ग्रेट स्ट्रेटेजी है इस चीज़ के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं पता है, कि मैं सीरियसली तब से टेंथ की पढ़ाई शुरू करूँगा जब दिसंबर या नवंबर आ जाएगा, नवंबर या दिसंबर से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा। पर वैसे नहीं करना है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप वैसा करोगे ना तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। और अभी आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करोगे, पूरे साल भर पढ़ोगे, तो आपको अबाउ 95 तो मिल ही जाएगा। अबाउ 95 ना सही तो अबाउ 90 तो मिल ही जाएगा आप लोगों को। अगर मैं जो अभी यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो सब चीज़ें अगर आप फॉलो कर दो तो बेशक मिल जाएंगे। अपने पूरे ईयर को मतलब आपके पूरे स्टडी को आप लोगों को इस 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट नंबर 4 इज सरप्राइज। तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि पार्ट नंबर 4 इज सरप्राइज। और ये इसको अब पार्ट नंबर 4 को अगर अच्छे से कर लोगे, मैं इसमें जो भी पार्ट नंबर 4 में जो बताऊंगी और वो अगर सब कुछ आप अच्छे से कर लोगे अपने स्टडी में, तो आप सच्ची में 95 प्लस जा सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता 95 प्लस जाने से। इसमें फर्स्ट पार्ट ये है कि डिवाइड योर ईयर इनटू 4 फेजेस। आपका जो पूरा ईयर है उसको आपको 4 फेजेस में डिवाइड करना है। और वो फेजेस क्या होंगे मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आपको बता दूंगी। पार्ट 2 इज डेली स्टडी टाइम टेबल, नॉट अ टाइम टेबल, इट्स अ टारगेट। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है अपने स्टडी का। देखो टाइम टेबल में क्या होता है, आप लोग टाइम टेबल बनाते तो हो पर फॉलो नहीं कर पाते हो। सेम ये चीज़ मेरे साथ हुई है। मैं भी बहुत टाइम टेबल्स बनाती थी पर मैंने कभी वो फॉलो नहीं किया। मेरे से 1 दिन 2 दिन के बाद वो फॉलो ही नहीं होते थे। तो मैंने क्या किया, रोज़ सुबह उठने से पहले मैं अपने जो स्टिकी नोट्स होते हैं उस पर लिखती थी कि रोज़ के टारगेट्स क्या है। मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस चैप्टर का रिवीजन करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज लिखनी है, ये मेरा राइटिंग वर्क है, मैथ्स के मुझे इस चैप्टर के हॉर्स करने हैं, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज करने हैं, इस चैप्टर का थ्योरम करना है, साइंस के मुझे ये डेफिनेशन पढ़ाई करनी है, मतलब याद करनी है। मैं सब कुछ उस पर लिखती थी और सोने से पहले जैसे ही मेरा वो काम हो जाएगा मैं उस पर टिक लगाती थी। और सोने से पहले मैं देखती थी उस टारगेट को, मेरे उस स्टिकी नोट को, कि आज मैंने क्या क्या किया, मैंने ये कंप्लीट किया क्या, मैंने वो कंप्लीट किया क्या। और जो भी चीज़ें मुझसे कंप्लीट नहीं होती थी वो मैं फिर से अगली सुबह एक्स्ट्रा में डाल देती थी। तो वो करना ही है। जो मैंने उस दिन का प्लान, मैंने अगली सुबह का जो मैंने प्लान बनाया था वो मैं करूँगी ही, पर मैंने पिछले दिन का जो छोड़ा था करना वो भी मैं उस दिन करूँगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है ये चीज़, ये टारगेट वाली चीज़ करते वक्त,
कि आपको टारगेट तो बनाने हैं पर उसी दिन वो सारे टारगेट्स आपको पूरे करने हैं। एक एक या दो टारगेट रह गए तो चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे नहीं छोड़ने क्योंकि अगले दिन पे लोड आ जाएगा, फिर उसके अगले दिन पे उस दिन का बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। फिर आपको मतलब ऐसे हो जाएगा कि भाई मैं कैसे पढ़ाई करूँ अभी इतना, ऐसा हो जाएगा आपको ऐसे डेली टारगेट्स नहीं पूरे करोगे तो। और मैं सच्ची में बता रही हूँ, टाइम टेबल से ज़्यादा ना टारगेट बहुत मतलब काम में आता है। मैंने खुद किया है, मैं कभी इसकी मैंने 2-3 बार टाइम टेबल बनाया, मुझसे फॉलो नहीं हुआ, फिर मैंने टाइम टेबल बनाना छोड़ दिया सच्ची में, और फिर मैंने टारगेट्स रख दिए, और ये टारगेट्स मैं पूरे मेरे बोर्ड एग्जाम के दिन तक करती थी, और मैंने सब टारगेट्स पूरे होते थे, बस एक या दो टारगेट्स होते थे जो मैं नहीं कर पाती थी, वो मैं फिर से अगली दिन डाल देती थी उस लिस्ट में। तो याद रखना है कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है टाइम टेबल वाली। बहुत लोग कहेंगे टाइम टेबल बनाओ, पर मत बनाओ टाइम टेबल, आप टारगेट्स रखो अपने दिन के। और हाँ यस, आप टारगेट्स रखो अपने दिन के। एंड द पार्ट 3 इज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अंदाज होता है, तो उस अंदाज में उस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। अगर मैथ्स है, साइंस है, वो अलग अलग है थोड़े। मैथ्स साइंस वो थोड़े टफ जाते हैं, तो उसकी थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे लैंग्वेजेस में हो गया, लैंग्वेजेस को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, उसमें फॉर्मूलाज लगा के तो कुछ होगा नहीं। हाँ, व्याकरण में थोड़े फॉर्मूलाज लग जाएंगे आपके, जो समास वगैरह है, संधि वगैरह है, उसमें लग जाएंगे आपके फॉर्मूलाज थोड़े थोड़े फार, पर इसमें नहीं लगेंगे ना। लैंग्वेज में इतने फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे ना ज़्यादातर, ऐसा मैं कह रही हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। एंड द पार्ट 3 अभी पेंडिंग है, लास्ट वीडियो के एंड में बताऊंगी पार्ट 3 क्या है, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल देन। सो गाइस, पार्ट 1 में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने आपके पूरे ईयर को आप लोगों को 4 फेजेस में डिवाइड करना है, तो वो 4 फेजेस ये है। इसमें मैंने बता भी दिया है कि जून से अगस्त तक आपको ये करना है, सितंबर से नवंबर तक आपको ये करना है, दिसंबर से जनवरी तक आपको ये करना है, और फेब के एग्जाम टाइम में आप लोगों को ये चीज करनी है। मैंने यहाँ पे सब बता दिया है। अब इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता दूंगी कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक। फेज 1 इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक। मतलब क्या, अभी आप लोगों का बेसिक थोड़ा इधर उधर होगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को टेस्ट समझ में नहीं आ रही होगी सिमिलैरिटीज वाली। तो वो जो छोटे छोटे हैं, जो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के सवाल होते हैं, उन बेसिक्स पर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो फोर्थ वाला 3 मार्क्स का सवाल होता है मैथ्स में, वो भी बेसिक पर ही आता है थोड़ा बहुत। पर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो जो बेसिक नॉलेज है आपकी, अगर ये इस तरह का सवाल है तो इसे इस तरह से पूरा करना, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसा ट्रायंगल है तो इसको ऐसी टेस्ट लगेगी, ऐसा सब होता है। सो अगर वो बेसिक आप लोगों को क्लियर नहीं है तो वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। हर एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, और आपके स्कूल में या फिर आपके ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में जो कुछ भी अभी पढ़ा रहे हैं, सीरियसली अटेंड करो। बाद में अगर आप दिसंबर यहाँ पर जाके अगर आप सीरियसली हर चीज़ अटेंड करने लगोगे ना, तो आपको कितने मिलेंगे पता है? 70%, 85%, या फिर मिल जाएंगे 80%। आप लोग खुश हो इनसे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये वाली वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, ये तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं है भाई। ये क्या, ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये, हमें चाहिए ये, ऐसे चाहिए, हमें इतने चाहिए, है ना?
सो ये वाले बच्चे तो ऑब्वियसली ये वीडियो नहीं देखेंगे, तो आप तो यहाँ पर जाके पढ़ने वालों में से तो नहीं लग रहे हो मुझे। आप यहीं से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, यहीं से नहीं, आपने तो शायद जनवरी से स्टार्ट कर दिया होगा, अप्रैल से स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने पढ़ाई। सो यहाँ पर आपको आपके पूरे स्कूल्स, ऑफलाइन ट्यूशन सीरियसली अटेंड करने हैं, पूरे साल सीरियसली अटेंड करने हैं, पर यहाँ पर थोड़े ज़्यादा, क्योंकि पहले के जो चैप्टर्स है ना उसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं या फिर वो दे देते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर आपके मन में जो भी डाउट आ रहा होगा, इन पूरे में बोल रही हूँ मैं, ये बेसिक वाला है ना, ये बस इतने का नहीं है, ये मुझे इतने का मैंने यहाँ पर बस दिखाया है उसको, इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगी ना वो पूरे साल के लिए इम्पोर्टेंट है। यस, पर यहाँ पर अगर वो चीजें यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी ना, मतलब यहाँ से मतलब जून से, तो ये कहीं पर जाके ना यहाँ पर ये अटक जाएगी कि अब क्या करूँ, मुझे छोटे छोटे इक्वेशंस नहीं सॉल्व करने आ रहे, मुझे इतने छोटे गिव रीजंस लिखने नहीं आ रहे, मुझे पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है पता नहीं चल रहा है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आके यहाँ पर आके हो जाएगा तो आप कर भी लोगे, आपका कमबैक यहाँ से हो भी जाएगा सितंबर से, बट अगर यहाँ पर आ जाओगे या फिर दिसंबर पर आ जाओगे, फेब पर आ जाओगे, जान पर आ जाओगे, तो नहीं हो पाएगा वो। सो यहाँ पर जो कर रहे हो ना वो पूरे साल कंटिन्यू रखना है आप लोगों को, डेली स्टडी करनी है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी रखनी है, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, पूरे दिन का टारगेट्स मैंने बताया था, टारगेट्स रखने चाहिए आप लोगों को, और कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना तो ये तो नहीं आने वाले आपके, कंसिस्टेंसी चाहिए। एंड फिर इसमें आ गया है फेज 2, इट्स प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अब यहाँ पर आपके पूरे डाउट्स जो है, सब चीजें, सब डाउट, सब कंसेप्ट्स यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पर अगर ये चीजें क्लियर नहीं होगी ना, तो मैं फिर से मैंने पहले बताया था इतने आ जाएंगे, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट चीज रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है आप लोगों को, कि एक डेफिनेशन ले ली और उसको रट्टा मार लिया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, केपलर का फर्स्ट लॉ रट्टा मार दिया, ऐसे नहीं करना है। लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे नहीं करना है। सॉरी यार थंब रूल तो एक ही होता है ना, वो कंफ्यूजन में बोल दिया मैंने, अभी याद नहीं ना, 10th होके हो गए 4-5 महीने, किताबें कहाँ खोली है 10th की, मैंने खोली नहीं है, तो थोड़ा सा हो गया। अब हाँ, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं होता, राइट हैंड थंब रूल होता है, सॉरी राइट हैंड थंब रूल होता है, लेफ्ट हैंड नहीं होता, माफ कर दो, सॉरी। फेज 3, किताबें नहीं खोली बहुत दिनों से, इसलिए ये चीजें हो रही है मेरे साथ, समझा करो यार, तुम लोगों का हाल भी ऐसे होगा जब 10th खत्म हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा तुम लोगों को इतना, ये क्या कौन सा फिंगर रूल, कौन केपलर, कौन न्यूटन, ऐसा हो जाएगा तुम लोगों का, सच्ची में कह रही हूँ मैं। एंड दिस इज फेज 3, फेज 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हाँ, यहाँ का तो मैंने बताना भूल गई, सॉरी। प्रैक्टिस करनी है आपको, यहाँ से ही पीवाईक्यूज स्टार्ट कर देने हैं, पीवाईक्यूज यहाँ से आपको स्टार्ट कर देने हैं, और क्वेश्चन बैंक्स होती है, क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है आप लोगों को, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन बैंक हमको पूरी करनी है, हर एक सब्जेक्ट की होती है, मोस्टली शायद हिंदी और मराठी की क्वेश्चन बैंक नहीं है, मैंने ढूंढा था पर मुझे नहीं मिला क्वेश्चन बैंक मराठी और हिंदी का, सो बस उन दोनों का क्वेश्चन बैंक मुझे नहीं मिला, बाकी सारे मैंने सॉल्व किए थे, पूरे क्वेश्चन बैंक्स मैंने सॉल्व किए थे, और उसी पैटर्न से सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सो यहाँ पर आपको पीवाईक्यू स्टार्ट कर देने हैं, आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखना। और यहाँ से ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते तो यहाँ से तो कर लो, यहाँ पर आके करोगे ना नहीं कम बैक हो पाएगा आप लोगों का, यहाँ से कर दो,
यहाँ पर कम बैक हो ही नहीं पाएगा। और मुझे पता है ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं उनको कम बैक करना है अपना, इसलिए मैं कम बैक बोल रही हूँ। एंड ये फेज 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये फुल प्रिपरेशन मोड होना चाहिए यहाँ पर आपका। सब चीजें पूरी किताब मतलब ऐसे याद होनी चाहिए आप लोगों को, सारी किताबें। और हाँ, यहाँ से ना इस पूरे साल में जितनी बार, अभी मराठी की किताब है 10 बार पढ़ लो, 10 बार मतलब सारे लेसन्स पढ़ लो, सारे कविताओं के अर्थ पढ़ लो, इंग्लिश भी सब लेसन्स पढ़ लो, सब ग्रामर याद कर लो, इस हर एक सब्जेक्ट का। मैथ्स की भी टेक्स्ट बुक लर्न कर लो, साइंस की कर लो, मैथ्स की कर लो, एसएसटी की टेक्स्ट बुक लर्न कर लो, पूरी लर्न कर लो, मतलब रीड कर लो बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, कि सारी चीजें लाइन बाय लाइन रीड करनी है। क्योंकि जो इसमें आते हैं ना एमसीक्यूज में, या फिर जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो ज्यादातर रिपीट नहीं हो पाते, मतलब वो होते ही नहीं है रिपीट ज्यादातर। तो उसके लिए ना आप लोगों को वो चीज करनी पड़ेगी। पूरी सारी टेक्स्ट बुक जो है आपकी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मैथ, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, और एसएसटी की ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, ये सारी किताबें पढ़ लो। जितनी बार आप उसको रीड करोगे ना, उतनी बार आप उसको रीड कर दो। बस इसको पढ़ लो, सारी किताबें, सारी टेक्स्ट बुक रीड कर दो, एक ऐसी लाइन मत छोड़ो आप टेक्स्ट बुक की, तो ही ये हो पाएगा। सच में बता रही हूँ। और सैक्रिफाइसेस के बिना तो ये यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। ये सारी कर दो सैक्रिफाइस। मान लो जेई है मेरी, JEE दे रहा हूँ, नीट दे रहा हूँ, मान ही लो आप। दिस वन इज द फेज 3 की फुल प्रिपरेशन मोड होना चाहिए इसमें आपका। इसमें आप ये दो फेजेस में आपने जो भी किया है ना, इस फेज में इसका पूरा कर देना है। पता चला मैं क्या कह रही हूँ? पूरे कंसेप्ट भी इसमें क्लियर होने चाहिए। आपको इसमें भी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस बैंक्स लगानी है। इसमें हर एक दिन एक चैप्टर तो रिवाइज करना है कि और वीकली जो भी चैप्टर्स आपने रिवाइज करते हैं, वीकली उसका टेस्ट देना है, या फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, पर टेस्ट देना है हर एक चीज का। मैंने आज ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, उस पे क्या क्या होता है, इसके वेलोसिटी होता है, ग्रेविटेशनल होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें केपलर के लॉज है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कुछ भी है उसमें से निकलता हुआ डेरिवेशन है किसी चीज का, जो कुछ भी है वो उसके क्वेश्चंस रख लो, टीचर दे देंगे उस पर के क्वेश्चंस, और घर पर बैठ के टाइम लगाकर सॉल्व करना बिना देखे। इसमें दिसंबर टू जैन तक आपको यही करना है, हर एक सब्जेक्ट का करना है, और हर एक सब्जेक्ट के टीचर को जाके वो दिखाना है, ऑफलाइन टीचर को। ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन दिखा लो, या फिर घर में आपके मॉम डैड होंगे तो उनको दिखा लो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना ही पड़ेगा, ये टेस्ट देनी ही पड़ेगी, वरना पता कैसे चलेगा। आपको इसमें आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो यहाँ पर आके अटक जाओगे। बोर्ड एग्जाम में आपको सब पता होगा पर आप लिख नहीं पाओगे। लैंग्वेजेस का भी इसमें यही करना है, जो भी ऐसे राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, समरी राइटिंग हो गया, ये तो हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश तीनों में होते हैं। ये ऐसे समरी, रिपोर्ट, जाहिरात लेखन होता है, विज्ञापन होता है, वही जाहिरात विज्ञापन एक ही। वो इसकी प्रैक्टिस यहाँ से शुरू कर देनी है आप लोगों को। कविताओं के अर्थ, उनके कवि, वो सब यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। एंड इट इज फाइनल रिवीजन। इसमें आप लोगों को फाइनल रिवीजन करना है, बस पढ़ाई करनी है, इसमें कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करनी है। खुद को एक कमरे में डाल देना है, यहाँ से डाल दो खुद को एक कमरे में, फेज 1 से यहाँ से डाल दो खुद को एक कमरे में, और यहाँ पर बाहर निकालो अपने आप को। ये खत्म हो जाएगा, ये फेज 4 जब खत्म हो जाएगा तब बाहर निकाल दो अपने आप को। बस ये पूरा ईयर सेक्रीफाइस कर दो, इतने तो मिल जाएंगे, पक्का बता रही हूँ। और हाँ,
इसमें फाइनल रिवीजन, बस पढ़ाई पर फोकस करना है आप लोगों को। इसमें भी जो भी क्वेश्चन, मोस्टली इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ये ज्यादातर सॉल्व करने हैं। और मैथ्स के हॉर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार आई थिंक मैथ्स 2 के हॉर्स थोड़े हटके आए थे, मैंने दिया है। और मेरा एक हॉर्स सॉल्व नहीं हो पाया था, मैं वो लास्ट का ट्रिग्नोमेट्री वाला हॉट कर रही थी 3 मार्क्स का, तो मुझे वो 4 मार्क्स का एक सॉल्व नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने फॉर्मूलाज लिखे थे, तब तक बेर हो गई थी, बस उसके 2 मार्क्स मिल गए मुझे, उसके 2 मार्क्स मिल गए। शायद मैथ्स 1 के 2 मार्क्स, उसके 3 मार्क्स कट गए मेरे मैथ्स 2 के, और मैथ्स 1 में मेरे 2 मार्क्स कट गए, उस वजह से मुझे 95 मिल गया। पर मैथ्स 2 में मैथ्स 1 में मेरी गलती थी, इसलिए मार्क्स कटे थे, वो फिर कभी बताऊंगी आप लोगों को मैं। हमारा पार्ट 1 जान के तो हो चुका है, अब हम चलेंगे पार्ट 2 के पास। तो मैंने पार्ट 2 में पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि आपको क्या रखना है, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, वो वाली बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। फिर से टाइम टेबल की तरफ मत जाना, अब हम जाएंगे टारगेट की तरफ। हम रखेंगे टारगेट इस बार, यस, हम जाएंगे इस बार टारगेट्स की तरफ। तो इसमें ना मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि मॉर्निंग में स्पेशली आप लोगों को रिवीजन वाला टॉपिक लेना है, मतलब रिवीजन करना है मॉर्निंग में प्रीवियस टॉपिक का। जो पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया होगा, सुबह सुबह 6 बजे उठ जाओ आप, सुबह 6 बजे उठ जाओ। मैं भी पहले सुबह 5 बजे उठती थी, मेरा यहाँ पर ऑफलाइन क्लास होता था इसलिए। मैं 5 बजे उठती थी, और उसके बाद जैसे बोर्ड्स आने लगे ना, मैं फिर 3 बजे उठने लगी। हाँ, सो जाती थी रात के 11 बजे और उठ जाती थी वापस से 3 बजे। नींद नहीं आती थी, इतना सिलेबस पढ़ा है, कब पढ़ाई करूँ ऐसा लगता था। तो मॉर्निंग में मैं भी यही करती थी, सब टॉपिक्स के रिवीजन करती थी मैं मॉर्निंग में। किताब ले लो, पढ़ने बैठ जाओ, सब रीड कर लो, सब, एक भी मतलब ऐसा कोना नहीं छोड़ना, सब सब रीड कर लो, आप पूरी किताब रीड कर लो, हर एक सब्जेक्ट की, मैथ्स की भी कर लो। एंड आफ्टरनून में एंड इवनिंग में आपको क्या करना है, न्यू टॉपिक्स उठाने हैं। मतलब आफ्टरनून नहीं, आप 11 बजे 11 बजे से 4 बजे तक आप न्यू टॉपिक्स उठा सकते हो, न्यू कंसेप्ट सीख सकते हो, न्यू टॉपिक्स इसमें आप उठा सकते हो रिवीजन वर्क करने के लिए। और इसके बीच का जो थोड़ा बहुत टाइम होता है, फिर नाइट एंड आफ्टरनून के बीच का, आप आपका जो वर्क है वो पूरा कर सकते हो, आपका जो राइटिंग वर्क है वो पूरा कर सकते हो। और ज़्यादातर आपको राइटिंग वर्क ना, आप स्कूल में आपको टाइम मिलता है, वो लंच ब्रेक होता है, मैं उसमें भी राइटिंग वर्क ही करते बैठती थी अपना। तो मेरा ज़्यादातर राइटिंग वर्क ना ऐसे स्कूल में ख़त्म हो जाता था, फिर घर पर आके थोड़ा रिवीजन वगैरह करके फिर से मैं 11 बजे बैठ जाती थी। और फिर नहीं, 10 बजे बैठ जाती थी मैं राइटिंग वर्क करने, फिर 2 घंटे में 11 से 12 बजे तक, सॉरी 10 से 12 बजे तक राइटिंग वर्क करती थी, 12 बजे सो जाती थी, फिर से सुबह 5 बजे मैं उठ जाती थी। ये मेरा मतलब, आपको अगर वो भी चाहिए होगा मेरे पूरे दिन का टाइम टेबल, मैं क्या क्या करती थी 10th में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, अगर आप बताओगे मुझे तो मैं शेयर कर दूंगी। और नाइट में, हाँ, मोस्टली नाइट में ना मैथ्स लेना है। मैं भी नाइट में मोस्टली मैथ्स ही लेती थी, सॉल्व करती थी मैथ्स, क्योंकि नींद आती है ना रात को नींद आती है। और मेरा क्या है, मुझे गाने सुनते सुनते मैथ्स मतलब ऐसे सॉल्व करना बहुत पसंद है। मैं हमेशा वैसे ही करती थी, कितना भी सामने हॉर्स क्यों ना आया हो, मेरा मेंसुरेशन का हॉर्स आया हो, ट्रिग्नोमेट्री का हॉर्स आया हो, सिमिलैरिटी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, भाई वो तो मेरे दिमाग में मतलब ज़्यादातर गया ही नहीं था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी ज़्यादातर गया नहीं था, पर बाद में चला गया, जब एक सर थे मैंने उनसे पढ़ा तब चला गया, अच्छा से चला गया दिमाग में फिर एपी। नाइट में ना मैं गाने सुनते सुनते मैथ सॉल्व करती थी।
अगर आप कंफर्टेबल हो तो करो, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गानों के साथ कंफर्टेबल हूँ। और स्पेशली मैथ्स तो भाई इट 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 हिट्स डिफरेंट टू मी। यस, एंड दिस इज हाँ, ये था अपने पार्ट टू में बस ये सब करने के अलावा आपको अगर ये सब नहीं करना है ना, कि मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग का अलग अलग, तो आप एक काम, तो अब मैंने आपको पहले बताया था पार्ट टू में कि टाइम टेबल नहीं बनाना है, टारगेट्स रखना है, दिन के ऐसे ऐसे टारगेट्स रखने हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। ये ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया, वो ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट थ्री। पार्ट थ्री इज अ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैथ्स का मैंने लिखा है, तो मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स में इक्वेशंस होते हैं, पर उसके बाद मैथ्स में बहुत सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं। मतलब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स मोस्टली डिफिकल्ट जाते हैं। यस, मुझे थोड़े थोड़े जाते थे, क्योंकि वो पढ़ने के बाद ना ज़्यादा समझना चाहिए कि क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, क्या डिवाइड करना है, फिर इस कंडीशन से कौन सी कंडीशन, इस फर्स्ट कंडीशन को सेकंड कंडीशन में डालना पड़ता है, ये सब होता है। फिर उसका इक्वेशन बनाना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर जाके लास्ट में एक नंबर निकलता है, उसको फिर से किसी और इक्वेशन में डालना पड़ता है। सो मैथ्स इज सो डिफिकल्ट। सो उसके लिए ना आपको फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स, हाँ, टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक के, वो कर लो। उसमें से भी बहुत बार आते हैं। और जो भी सब 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 कर लो। मैं तो कहती हूँ कुछ भी मत छोड़ो। अगर ये चाहिए ना भाई साहब, तो कर लो। हाँ, फोकस ऑन डिफिकल्ट चैप्टर्स। जो आपको सिंपल सिंपल चैप्टर जाते हैं, उसके पहले पहले स्टार्टिंग में मैंने फेज 1 बताया था पार्ट 1 में, उसमें वो सिंपल सिंपल चैप्टर्स ना सारे कवर कर लो। उसके बाद से फिर अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स ले लेना, या फिर आपको जब पहले डिफिकल्ट अच्छे लगते हैं तो फिर पहले डिफिकल्ट कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। साइंस, साइंस किसका फेवरेट है? भाई मेरा बहुत फेवरेट था साइंस। ये मैथ्स और ये साइंस मेरा बहुत फेवरेट था। और मैंने बताया ना आपको, मुझे मैथ्स में 95 थे, और कैसे थे वो मैंने आपको बताया। साइंस में थोड़े पता नहीं क्या हो गया, साइंस में बस साइंस में आ गए 87 मेरे। लिखा तो बहुत था, पर 87 आ गए मेरे। पर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत इधर उधर होती है, इसलिए उन लोगों ने शायद स्पेलिंग मिस्टेक में मार्क काटे मेरे, ऐसा हुआ शायद। सो साइंस के ना सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, कि अभी इसके फिलॉसफी है, तो ऐसे उसकी डेफिनेशन ऐसे रिमेम्बर करते वक्त ना अपने हाथों से करो। मुझे अभी याद तो नहीं आ रही डेफिनेशन, वरना मैं आपको बता देती। अब मुझे बताओ, आपको ग्रेविटेशन में जितने भी डेफिनेशंस हैं, उस सबके मैं यहाँ पर ऐसे डेफिनेशन, सारे डेफिनेशंस मैं ऐसे बोर्ड पे लिख के आपको पूरे एक्सप्लेन करके दे दूंगी। हाँ, आपको पूरे समझ में आ जाएंगे। आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। मैथ्स के लिए भी वीडियो चाहिए तो बता दो। मैथ्स के लिए एक बेस्ट टीचर है मेरे पास। आपको सारी डायग्राम्स लर्न करनी है, क्योंकि डायग्राम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो ऐसे डायग्राम दे देंगे और फिर बोलेंगे कि उसको लेबल करो, या फिर बोलेंगे कि डायग्राम निकालो और फिर उसको लेबल करो। स्केच द डायग्राम एंड लेबल इट। एंड प्रैक्टिस डेफिनेशंस तो मैं आपके सारे करवा दूंगी यहाँ पर। अगर आप बोलोगे कि मैम डेफिनेशंस की सीरीज स्टार्ट कर दो, तो मैं आपको सारे डेफिनेशंस करवा दूंगी। इस पूरे कितने डेफिनेशन से मुझे पता नहीं, ज़्यादातर बहुत होंगे, मैं निकाल दूंगी पूरे। और फिर वैसे हम डे बाय डे एक सीरीज डालेंगे पूरी, कि डेफिनेशन, साइंस डेफिनेशन सीरीज। मैथ्स के भी फॉर्मूलाज के चाहिए तो बताओ, मेरे पास मैम है, वो दे देगी, या फिर मैं आपको दे दूंगी। एंड रिवाइज फॉर्मूला इसके फिजिक्स के फॉर्मूला अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो न्यूमेरिकल में अटक जाओगे। न्यूमेरिकल एंड 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, और 5th क्वेश्चन जो होता है,
एकदम लास्ट का क्वेश्चन जिसमें 5 सवाल 1-2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, उसमें अगर ये फॉर्मूला पूछेगा ना वो, तो आपके 1 मार्क्स तो चला जाएगा, एक या फिर हाफ चला जाएगा, उसको 2 मार्क्स होंगे तो 2 चला जाएगा। ऐसा फॉर्मूलाज के बारे में आता है। एसएसटी के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि एट द एंड एसएसटी इज नॉट माय सब्जेक्ट। मतलब नॉट माय सब्जेक्ट मतलब 9th स्टैंडर्ड से एसएसटी का और मेरा कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है। हमारे स्कूल में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी था, तो मैंने टेक्निकल ले लिया था, तो मेरा हिंदी सब्जेक्ट था, टेक्निकल और हिंदी था। सो एसएसटी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर एसएसटी की 8th स्टैंडर्ड तक मैं मास्टर थी। यस, मैं मास्टर थी एसएसटी की, और मैंने फिर छोड़ दिया एसएसटी, हिंदी ले लिया मैंने। इसमें आपको बस मेरे ख्याल से मैंने 8th स्टैंडर्ड तक तो यही किया था कि मैं रीड करती थी क्वेश्चन का आंसर मैं रीड करती थी, फिर उसको मैं रीड करते करते लिखती थी, उसे लिखते लिखते रीड करती थी, और उसके बाद बुक बंद करके एक बार आईने के सामने जाकर उसको दोहराती थी, और वापस से आकर नोटबुक में बिना देखे जितना याद आए अपने खुद के मन से फिर उसका आंसर थोड़ा थोड़ा बना के लिखती थी। ऐसा मैं एसएसटी के बारे में करती थी। ये था हमारा पार्ट 2 एंड पार्ट 3, एंड पार्ट 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका इंतजार खत्म हुआ। नाउ इट्स पार्ट 4, जिसके लिए आपको इतना वेट करना पड़ा, दैट इज गोल्डन रूल्स फॉर 95 प्लस मार्क्स। रूल 1 बी कंसिस्टेंस। मैंने आपको बताया है कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पीवाईक्यूज से सॉल्व करने पड़ेंगे। रूल 2 ये है कि पीवाईक्यू सॉल्व करो या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। पीवाईक्यूज तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, साथ में क्वेश्चन बैंक्स भी कर लो, क्योंकि उसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे के तैसे उठ के आ जाते हैं। एंड थर्ड इज रिवाइज वीकली। रिवीजन तो करनी पड़ेगी, रिवाइज वीकली। रूल फॉर क्लियर डाउट्स इमीडिएटली। आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, साइंस के डेफिनेशंस में, साइंस के हर एक कंसेप्ट में, हर एक चैप्टर में, वो जल्दी से आप क्लियर कर लो, क्योंकि आगे जाकर फिर रोते बैठोगे मुझे आ नहीं रहा करके। एंड द रूल 5, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद के ऊपर विश्वास रखना, इतने मिल जाएंगे। फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी तो मिलेंगे। अगर खुद के ऊपर विश्वास करोगे, मैं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ करूँगा कहोगे, तो आपको खुद से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड एंड में ये चीज़ ध्यान में रखना कि यूर सक्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू एवरी सिंगल डे। आप हर एक दिन क्या करते हो उसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड होती है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको इतने मार्क्स आएंगे, ऑब्वियसली आप लोगों को इतने मार्क्स आएंगे, या फिर इतने आएंगे, इतने तो नहीं जा सकोगे ना आप लोग। सो हार्ड वर्क इज रियली इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।